तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं बीपीएससी के, जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं प्रश्न पॉलिटी में, उनकी श्रृंखला को हम लोगों ने पार्ट वाइज स्टार्ट किया है। तो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पे हम चर्चा करने वाले हैं, उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारा डिस्कशन कैसे रहेगा, पिछले सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उस रिलेटेड टॉपिक से पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद से जो उस टॉपिक पे प्रश्न पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं उस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोगों का इस श्रृंखला में, पॉलिटी का जो श्रृंखला है उसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। जो हम लोगों का चैप्टर है वह हम लोग डिस्कशन करेंगे आपात उपबंध, यानी हमारे संविधान में जो आपात उपबंध दिए गए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यानी संविधान में जो आपात उपबंध की व्याख्या की गई, आपात उपबंध इमरजेंसी दिया गया है। आपको पता है कि 3 तरह के इमरजेंसी का प्रावधान है। उन तीनों तरह के इमरजेंसी के प्रावधान से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और वह प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और किस तरह से उसको डायग्रामिकल जो है वह उसको बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अर्थात आपात उपबंध हमारे संविधान में जो दिया गया है वह किस भाग में है, तो पहले हम देखेंगे कौन से भाग में है। तो आपका भाग है 18, यानी भाग 18 में इसकी चर्चा की गई है। अब आपात उपबंध जो इमरजेंसी दी गई है संविधान में, कितने तरह के आपात का वर्णन किया गया है, तो मुख्य रूप से आपात का वर्णन है 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का। तो हमारा संविधान 3 तरह के आपात का उपबंध करता है। अब आपात उपबंध में हमारे संविधान की जो प्रकृति होती है वो कैसे हो जाती है, वह एकात्मक ढांचा हो जाता है, संघी ना होके कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान में मिला जुला रूप है एकात्मक का और संघात्मक का। तो समय समय पर एकात्मक भी हो सकता है जब आपात लागू हो। तो अब ये क्यों जरूरी था, उसका कारण ये है कि जब विषम परिस्थितियां हों तो उससे निपटने के लिए आपात उपबंध जरूरी थे। तो ये तो हो गया कि भाग 18 में है। कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो वर्णन इसका अनुच्छेद 352 से लेकर आपके 360 तक वर्णन है। तो आपात उपबंध का वर्णन, इमरजेंसी का वर्णन जो है 352 से 360 तक है और भाग है 18। तो 18वें भाग में वर्णन किया गया है आपात उपबंध इमरजेंसी का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये हमारे जो संविधान, हमारा जो संविधान है, संविधान में कितने तरह का आपात का वर्णन किया गया है, 3 तरह का। कौन कौन सा? तो एक तो आपात है जिसको राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, राष्ट्रीय आपात, यानी नेशनल इमरजेंसी। दूसरे तरह का जो आपात है उसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात भी कहा जाता है। तीसरे तरह का जो आपात है उसको वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान में 3 तरह के आपात का वर्णन किया गया है, इमरजेंसी का प्रावधान है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक है राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपात। इसमें से हम लोग देखेंगे इसमें से राष्ट्रीय आपात किस में वर्णन है। तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद है आपका 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद
360। यानी आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है और वित्तीय आपात क्या है। ये तीनों उपबंधों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात क्या है। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में हम लोग पहले देखेंगे, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, जिसका वर्णन आपका किया गया है आर्टिकल 352 में, यानी 352 अनुच्छेद में जिसका वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रीय आपातकाल है क्या? तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जो है, ये पूरे देश या देश के किसी भी भाग पर लगाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि राष्ट्रीय आपात, चलिए ठीक है, 352 में वर्णन है, चलिए ठीक है, पूरे देश में लगा सकते हैं या किसी भाग में लगा सकता है, लेकिन होता क्या है आखिर? इससे कैसे एकात्मक हो जाती है सरकारें, कैसे संघात्मक से एकात्मक लक्षण आ जाता है इसमें? तो 352 में तो इसका वर्णन है, लेकिन संघात्मक से एकात्मक का लक्षण इसमें कैसे आ जाता है आप देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि इसका आधार क्या है, यानी किन किन आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी नेशनल इमरजेंसी किन किन आधार पे लगाया जा सकता है। तो वो है आधार आपका 3। कितने आधार हैं? तो संविधान में 3 आधार दिए गए हैं। वो कौन कौन से आधार हैं? तो पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये 3 तरह के आधार हैं। इन्हीं तीनों आधारों में से कोई एक आधार होगा या कोई 2 आधार होगा, तभी क्या हो सकता है, या कोई 3 आधार। ये 3 आधार हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के, इसके अलावा कोई अन्य आधार नहीं है। यानी जब भी नेशनल इमरजेंसी लगानी होगी तो ये 3 ही आधार है उसके लिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार है, इन्हीं 3 आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। लेकिन इसमें एक थ्रेट है। क्या? इसमें एक थ्रेट ये है कि जो सशस्त्र विद्रोह है यह पहले नहीं था, इससे पहले था आंतरिक अशांति। इसको जो है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया, इस शब्द को हटा के ये शब्द जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। तो सबसे पहले जब देश आजाद था उस समय राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू होता था, आधार उस समय भी 3 था, आज भी 3 है। लेकिन पहले जो आधार था युद्ध था, बाह्य आक्रमण था और आंतरिक अशांति था। लेकिन अब यह नहीं है, आंतरिक अशांति आधार नहीं है, उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। यानी अब ये 3 आधार है, इन्हीं 3 आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अब रही बात की, तो ये आधार हो गए कि 3 आधारों पे लग सकते हैं, लेकिन लगने की प्रोसेस क्या है, कैसे लगेगा? तो प्रोसेस क्या है राष्ट्रीय आपातकाल लगने का? आप देख सकते हैं कि इसका प्रोसेस है पहला कि जब भी इसकी उद्घोषणा होगी, अब इसकी उद्घोषणा करेगा कौन? इसकी उद्घोषणा करेंगे प्रेसिडेंट साहब। इसकी उद्घोषणा कौन करेंगे? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। ये कहीं आपको दिया हुआ ऑप्शन हो कि प्रधानमंत्री करते हैं तो गलत है, राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेंगे, लेकिन उद्घोषणा करने के ठीक 30 डेज के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर, 30 दिन के विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा? इस उद्घोषणा को अनुमोदित करना पड़ेगा।
मतलब आपके दोनों सदनों से, दोनों सदनों मतलब कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से आपको पास कराना पड़ेगा, तभी जाके यह रह सकता है, अन्यथा आप राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। यानी नेशनल इमरजेंसी आप लगाएंगे तो उद्घोषणा के ठीक 1 माह के अंदर, 30 दिन के अंदर अनुमोदन कराना पड़ेगा दोनों सदनों से। अब बात आती है कि अनुमोदन अगर दोनों सदनों से कराया जाता है तो दोनों सदनों से अनुमोदन के जो पास होता है बिल वह कैसा होता है, क्योंकि 2 तरह से होता है, एक तो साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। तो यह जो प्रोसेस है यह साधारण बहुमत से ना होकर कैसे होता है, विशेष बहुमत, यानी 2/3 से, यानी दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 से 2/3 की मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, अन्यथा नहीं होता है। इससे पहले एक प्रावधान और था कि जो 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो ये जोड़ा गया, उसमें एक शब्द और जोड़ा गया 1978 में कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट, इस शब्द को, चूंकि संविधान में ये शब्द कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन में आप देख सकते हैं, वहां पे इसका व्याख्या है कि मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के सिफारिश पे ही, लिखित सिफारिश पे, मौखिक नहीं, लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पे ही उद्घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल की, लेकिन उद्घोषणा के 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, उनको दोनों सदनों से अनुमोदन कराना होगा, अनुमोदन पास कराना होगा, और अगर पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, और नहीं पास होता है तो नहीं लगेगा। अब रही बात कि 2/3 जो ये आप देख रहे हैं, ये भी जोड़ा गया 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये देख रहे हैं आप कहां कहां फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब रही बात एक पॉइंट और कि मान लीजिए कि जिस समय अनुमोदन होना है 30 दिन में, और उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया, उसी समय लोकसभा का विघटन हो गया, तो क्या होगा, तो उस समय अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो नया जो लोकसभा होगा, गठित होगा, नया लोकसभा का जो गठन होगा, उसके प्रथम बैठक से, जो पहला बैठक होगा, उस प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन पास कराना होगा, तब जाके राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा, अन्यथा लागू नहीं रहेगा। अब रही बात ये कि ये जो राष्ट्रीय आपात जो लागू हो रहा है, ये कितने दिन तक रहेगा और कब तक रह सकता है और कैसे हट सकता है। तो आधार आपने देखा, लगाने का प्रोसेस आपने देखा, अब हम देखेंगे कि यह कितने दिनों तक रह सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी जो नेशनल इमरजेंसी है, जिसका वर्णन आर्टिकल 352 में लिखा किया गया है, यह कितने दिनों तक रह सकता है। तो एक बार अगर अनुमोदन पास हो गया तो कितने दिन तक, 6 मंथ तक, 6 माह तक रह सकता है, और 6 माह के बाद पुनः अनुमोदन कराना पड़ेगा। तो ऐसे पुनः हम अनुमोदन कराएंगे, फिर 6 माह, यानी प्रत्येक 6 माह के बाद आप देख सकते हैं कि प्रत्येक 6 माह के बाद अनुमोदन पास कराकर इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह, उसका टाइम डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक बार अनुमोदन पास हो गया दोनों सदनों से तो 6 मंथ के लिए रहेगा, और प्रत्येक 6 मंथ पे पुनः अनुमोदन पास करा के आप क्या कर सकते हैं, अनंत काल तक इसको, राष्ट्रीय आपातकाल को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इन राष्ट्रीय आपातकाल का समय जो है वह अनंत काल तक है। अब यही रही बात कि अगर बीच में ही जो अनुमोदन 6 माह पे कराया जा रहा है, यह अनुमोदन बीच में ही नहीं हो पाया, पास ही नहीं हो पाया, तो क्या होगा, तो अनुमोदन अगर बीच में नहीं पास हो रहा है तो वहीं पे समाप्त हो गया। तो अब हम देखेंगे कि यह नेशनल इमरजेंसी अगर लागू हो गया तो समाप्त कैसे होगा, उसके बारे में। तो समाप्त कैसे हो गए,
समाप्त कैसे होगा? समाप्त होने का पहला कंडीशन आप देख ही चुके हैं, क्या कि अनुमोदन अगर पारित करा रहे हैं और पारित नहीं हो पाया तो अनुमोदन पारित नहीं हुआ, जो प्रत्येक 6 माह पे होता है, तो वैसे ही समाप्त हो गया। दूसरा कि राष्ट्रपति किसी भी समय क्या कर सकते हैं? इस अनुमोदन को, यानी इस उद्घोषणा को, जो उद्घोषणा किया है किसका? नेशनल इमरजेंसी का, इसको वापस कर ले सकते हैं। सीधी सी बात है। तो इस तरह से वापस किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी। अब हम देखेंगे कि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, उस नेशनल इमरजेंसी में क्या प्रभाव पड़ता है? किस पे? लोकसभा के कार्यकाल पे, राज्यसभा के कार्यकाल पे, आपके विधानसभाओं के कार्यकाल पे, आपके जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उस पे, या राज्य के जो मंत्रिपरिषद है उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम देखेंगे। तो जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो आर्टिकल 352 के तहत लग रही है, पहले हम देखेंगे कि लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि चूंकि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, और इसका अंतिम समय आ गया है, यानी 5 वर्ष समाप्त हो गया है या होने वाला है, 2 या 3 माह बचा हुआ है, और नेशनल इमरजेंसी लग गया। अब इस स्थिति में तो चुनाव कराई नहीं जा सकती है, तो जब चुनाव नहीं कराया जाएगा तो मैक्सिमम कितने दिन तक चुनाव टाला जा सकता है? 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए टाला जा सकता है। वैसे देखा जाए स्टेट जो असेंबली है, यानी राज्यों की जो विधान मंडल है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो राज्य का जो विधानमंडल है, नेशनल इमरजेंसी में इसमें इसका ना ही विघटन होता है और ना ही यह पोस्टपोन होता है। ठीक, मंत्रिपरिषद भी वैसे ही रहती है जैसे पहले काम कर रही होती है, बशर्ते अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि इस समय नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य सूची, चूंकि आप जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? स्टेट, राज्य का, राज्य के असेंबली का है, राज्य के विधानमंडल का है। तो राज्य का विधानमंडल जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बनाता है। आप जानते हैं कि संघ सूची के विषय पे केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पे दोनों बनाती है, अवशिष्ट सूची पे केवल केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बना सकता है? केंद्र बना सकता है। केंद्र बना सकता है मतलब संसद बना सकता है, यानी संसद राज्य सूची के भी विषय पे कानून बना सकता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? एकात्मक हो जा रहा है। संघात्मक से कौन सा लक्षण हो रहा है? एकात्मक लक्षण हो रहा है। यानी राज्यों के जो आपके विषय से संबंधित जो भी कानून है वह केंद्र बना सकता है, संसद बना सकती है। एक प्रभाव तो ये हो गया। दूसरा प्रभाव क्या हुआ? लेकिन ये चीज याद रखेंगे कि यहाँ का विधानसभा विघटन नहीं होता है, मंत्रिपरिषद का विघटन तो नहीं होता है। अब रही बात कि अगर मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाती है तो कितने समय तक वह रहेगा कानून? तुरंत। जैसे नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाती है वैसे भी जो कानून बनाए गए थे राज्य सूची पे वो भी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये बात हो गई। दूसरा चीज कि हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार, और जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में नागरिकों को, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो मौलिक अधिकार, इस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पे 2 तरह से प्रभाव पड़ता है। एक आपका आर्टिकल 358 आता है और एक आर्टिकल 359 आता है। ध्यान से देखेंगे इसको आप। अब 358 जो है यह स्वतः लागू हो जाता है, इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जैसे ही 352 लागू होता है, ये आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं,
अनुच्छेद, यानी 352 जैसे ही लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लागू होती है, वैसे ही स्वतः 358 लागू हो जाता है। अब 358 का होता क्या है? तो 358 का हो रहा है कि आर्टिकल 19, आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी 6 अधिकार, स्वतंत्रता के 6 अधिकार जो है सम्मिलित है, ये दिए गए हैं 19 में। तो यह स्वतः ही क्या हो जाता है? पोस्टपोन हो जाता है, स्थगित हो जाता है। यानी जैसे ही आर्टिकल 352 आता है, वैसे ही 358 ऑटोमेटिक उसके साथ ही चला आता है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वह सीमित हो जाता है। सीमित का मतलब पोस्टपोन हो जाता है। अब उस समय, नेशनल इमरजेंसी के समय, आप अपने स्वतंत्रता के अधिकार के लिए न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते, क्योंकि 358 साथ में ही उसके लागू हो जाता है, स्वतः ही लागू हो जाता है। दूसरी बात 359, 359। अब 359 क्या कहता है? तो यह स्वतः लागू नहीं होता है, इसको लागू करता है कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लागू करता है। अब ये कहता है क्या है, आखिर है क्या इसमें? यह तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति लागू करता है, अन्यथा नहीं लागू होता। और ये तो राष्ट्रपति को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः लागू हो जाता है। तो 359 कहता क्या है? कहता है कि आर्टिकल 20 और 21, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार हैं, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 36 तक है, ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उन सभी का स्थगन या उनमें से किसी एक का स्थगन हो सकता है। यानी 20 और 21 को छोड़कर जो जितने भी मौलिक अधिकार है, उनका स्थगन, या किसी एक भी मौलिक अधिकार का स्थगन जो है, वह राष्ट्रपति आर्टिकल 359 का प्रयोग करके कर सकता है। तो ये था 359 और 358। तो ये तो है आपका पूरा प्रोविजन किसका? नेशनल इमरजेंसी का, राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये तो 352 का था पूरा प्रावधान। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 356 में किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 356 में किया गया, अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसमें है क्या भाई? तो राष्ट्रपति शासन जो है लगता कब है? इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है 2। इसका आधार कितने हैं? 2 ठो आधार है। एक है आर्टिकल 355 और एक है आर्टिकल 365। ये दोनों याद रखेंगे, ये 2 ही आधार है इसके, राष्ट्रपति शासन के, जो राज्यों में लगाए जाते हैं। तो 2 आधार है। अब इसमें है क्या, कब कब लग सकता है? एक 355 का मतलब ये हुआ, इसमें लिखा गया है कि अगर वहां की राज्य सरकार, जिस राज्य में लगाया जाना है, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है कौन? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? गवर्नर के कहने पे। हालांकि गवर्नर के कहने पे ही केवल लगाए, यह बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो बिना गवर्नर के कहे भी लगा सकता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करता है। तो गवर्नर, ये तो लिखा गया है कंसर्न विद द गवर्नर, लेकिन गवर्नर के जो कंसर्न है वो बाध्यता नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि गवर्नर जो कह रहा है उसकी बाध्यता है तभी लगाएगा, वो न कहे तब भी लगा सकता है। तो आर्टिकल 355 इसका मतलब फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है आर्टिकल 365 यानी अनुच्छेद 365। इसमें कहा है केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को अगर कोई राज्य सरकार गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, तो संवैधानिक तंत्र के विफलता के आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये तो पता है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पे लगता है, लेकिन गवर्नर से सलाह ले लेगा। अब गवर्नर की सलाह मानना इसके लिए बाध्यता नहीं है। दूसरी चीज कि यह गवर्नर अगर ना भी कहे लगाने के लिए तब भी लगा सकता है, तो प्रेसिडेंट लगाता है। तो आपने देखा कि 2 आधार है इसका। अब इसका अनुमोदन देखिए, इसकी जब उद्घोषणा हो रही है, तो उद्घोषणा के
60 दिन 60 डेज यानी 2 माह, 2 माह के भीतर यानी विद इन 2 मंथ, 2 माह के भीतर क्या हो जाना चाहिए, दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो जाना चाहिए, अनुमोदन पास होना चाहिए। अब यहाँ पे अनुमोदन जो पास होता है कैसे होता है, सिंपल मेजोरिटी से होता है, सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। तो उद्घोषणा के वहां पे क्या था, 1 माह था, यहाँ पे 2 माह है और सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से पारित होगा। तो अगर पारित हो जाता है तो फिर से आप राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात आती है कितने समय तक, तो 6 माह कर कर अधिकतम मैक्सिमम कितने समय तक, तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक, मैक्सिमम कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक। तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो भी कंडीशन है 3 वर्ष में, ये नहीं कि हमेशा कंडीशन, हर कंडीशन में 3 वर्ष लग जाएगा, नहीं, इसमें भी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, ऐसे लिखा गया है कि 1 वर्ष ही लगेगा, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 3 वर्ष अगर लगाया जा रहा है तो उसके 2 कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन है वहां पे तभी 3 वर्ष लगाया जाएगा मैक्सिमम, नहीं तो 1 वर्ष। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन का मैक्सिमम अवधि तो 3 वर्ष है, लेकिन 1 वर्ष ही लगाया जाता है। वो विषम परिस्थिति में 3 वर्ष है। जैसे कौन कौन परिस्थिति में, पहला कि जब देश में क्या लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, यानी राष्ट्रीय आपात लगा हो तब। और दूसरा, चुनाव आयोग ऐसा कंसर्न कर दे, ऐसा बता दे कि उस राज्य में चुनाव कराना बिल्कुल ही परिस्थितियां सही नहीं है, तो यही 2 कंडीशन है जब 3 इयर्स के लिए एक्सपेंड किया जा सकता है, अन्यथा 1 ईयर्स ही मैक्सिमम एक्सपेंड होता है। क्या, प्रेसिडेंटल ऑर्डर, राष्ट्रपति शासन। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये तो हो गया समय, इतने समय तक लाया सकता है। अब इसमें कैसे प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है, आपने देखा उसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल में कि मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में जो फंडामेंटल राइट्स है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये राज्य सरकार पे लगाई गई होती है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, राज्य की जो विधायिका होती है वो या तो विखंडित हो सकती है, या तो विघटित, या तो भंग हो सकती है, या तो स्थगित हो सकती है। और इस स्थिति में क्या होता है, मंत्री परिषद जो होती है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। ये ध्यान रहे, राष्ट्रपति शासन में मंत्री परिषद भंग हो जाती है। हाँ, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये तो कम नहीं किया जा सकता है, वो ऐसे वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इससे रिलेटेड केस है 1994 का SR बम्बई केस, तो ये इसका विघटन हो जाता है और मंत्री, इसमें फंडामेंटल राइट्स में आप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसकी बात की जाए कितने, अब इसमें राष्ट्रपति शासन अभी तक सैकड़ों वर्ष से ज़्यादा भी लगाया जा सका है, सैकड़ों वर्ष से ज़्यादा लगाया जा चुका है। और वो जो था 352 राष्ट्रीय आपात, वो मात्र 3 बार लगाया गया अभी तक, यानी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लगाया गया है, सैकड़ों वर्ष से ज़्यादा लगाया गया है, ये ध्यान रहे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे वित्तीय आपात, तीसरा हमारा था क्या, वित्तीय आपात, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 360 में। इसका भी आधार से वही क्या है कि जब वित्तीय संकट बिल्कुल आ जाए, कोष खाली हो जाए, तब अनुमोदन ठीक वही है। लेकिन भारत में अभी तक 1991 में ऐसा लग रहा था लेकिन हुआ नहीं, तो अभी तक भारत में इस आपातकाल का, इस इमरजेंसी का प्रयोग नहीं किया गया है, आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वित्तीय आपातकाल 360 में। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि इमरजेंसी का प्रावधान क्या है, कौन कौन से इमरजेंसी का प्रावधान है और किस तरह से
वो अप्लाइड होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न जो बीपीएससी पिछले 10 वर्षों में पूछा है आपसे। तो देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न क्या है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, अब देखिए क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है, इसका मतलब आर्टिकल 352 की बात किया जा रहा है। अगर वही राष्ट्रपति शासन करता 356 होता, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, 352, ठीक। और 370 तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में था, हटा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन पहला सही हो गया। वैसे ही अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब देखिए ये ध्यान रहे, शब्द बिल्कुल पढ़िएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रहा है, यानी 352 की बात किया जा रहा है। तो घोषणा कर सकता है कब, हथियारबंद विद्रोह के आधार पे, दूसरा कह रहा है बाह्य आक्रमण के आधार पे, तीसरा युद्ध के आधार पे, चौथा उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पे। तो आपसे मैंने बताया कि 3 आधार है, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, तो हथियारबंद विद्रोह मतलब सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और युद्ध, ये 3 आधार हैं जिन आधार पे 352 का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हुआ। और ये सशस्त्र विद्रोह जो है 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये संविधान में ऐड किया गया 1978 में। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किसकी सलाह पर किया जाता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर किया गया, बिल्कुल ही नहीं, स्टेट असेंबली बिल्कुल ही नहीं, हाई कोर्ट के बिल्कुल नहीं, गवर्नर की सलाह पर। लेकिन मैंने पहले ही बताया ये क्या है, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 की बात कर रहा है। तो गवर्नर से कंसर्न तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गवर्नर कहेंगे तभी लगेगा, ठीक, ये ध्यान रहे। तो गवर्नर की ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का, ठीक। वैसे ही अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, देखिए तो कह रहा है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, अब देखिए वित्तीय आपातकाल का दिया, यानी आर्टिकल 360 जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या परिणाम हो सकता है। पहला है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश, बिल्कुल। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो किसी कर्मचारी के वेतन और भत्ता कम करने का आदेश बिल्कुल दिया जा सकता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए 3 ऑप्शन। दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है, आवश्यकता रखना पड़ता है इसमें, क्यों, क्योंकि यह वित्त विधेयक से संबंधित है। तीसरा है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। वित्तीय आपातकाल पैसे के संकट हो गए हैं इसलिए। तो पहला सही है, तीसरा सही। अब देखिए पहला और तीसरा अगर सही हो गया तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, अब इसके लिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए। यानी चौथा फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। चौथा क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। देखिए इसी का ठीक विपरीत है, तो ए वाला तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह कब की बात की जा रही है, जब वित्तीय आपातकाल लागू हो तब। तो बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा सही है, यानी पहला ऑप्शन, यानी 1, 3, 4 सही है। अगर वही हमसे पूछा होता कि गलत इसमें कोड करके बताइए, तो गलत में कौन होता, केवल ये 2 वाला होता, ठीक। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। तो इस तरह से हम लोग ने देखा। अगला प्रश्न, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, मतलब पहली बार कितने समय के लिए आपातकाल लागू हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि पहली बार अगर एक बार अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह के लिए रहता है। प्रत्येक 6 माह पर सॉरी, प्रत्येक 6 माह पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन कराना होता है। तो 3 माह नहीं, 15 दिन, 1 साल नहीं, ऑप्शन सी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा हुआ क्या, 6 माह, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, तो ये तो था हमारा। अब ये से आप लोग मैं पहले ही बता दिया, भाग 18 में है, 352 से 360 तक नियत है। तो आज का हम लोगों का जो सेशन था ये रहा किस पे, आपात पर, इमरजेंसी पे,
जो भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक था, जिसमें पीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न बनाए गए थे पिछले 10 वर्षों में, इस टॉपिक पे आप लोग ने देखा। और इस टॉपिक को अगर आप पहले से पढ़े हों और उसके बाद से इसको देख लेते हैं तो हमको लग रहा है कि पूर्णतः आपको पूरा माइंड में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा और इससे बाहर प्रश्न आएंगे भी नहीं। तो तैयारी करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है माध्यम होता है। पीवाईक्यू को ज़्यादा रिवाइज कीजिए, और ख़ासकर उस पीवाईक्यू में जब और जो स्टडी मटेरियल है वो ऐड ऑन हो जाए, वो क्लास जैसे डिस्कशन हो जाए, तो और बूम हो जाता है जो हमारी जो तैयारी होती है। तो इस तरह से आप लोग जो देखे होंगे आपके और हमारे प्रयास से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरह से इसको जितना हो सके हमने समझाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ जाएगा, अच्छी तरह से हमको भी एक मनोबल मिलेगा और हम भी और अच्छी तरह से और प्रिपेयर जो है इसको करके आपको कराएंगे और अच्छी तरह से और अगला सीरीज कराएंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।